नमस्कार दोस्तों, धार्मिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, तो अगर आप वीडियो पर क्लिक किए हैं तो पूरा देखकर ही जाइएगा। अगर आप जानते हो फिर भी और नहीं जानते हो फिर भी, यदि जानते हैं तो आपका ये 20 से 25 मिनट रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते हैं भैया तो आपके लिए तो सोने में सुहागा है। बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये 20 वैसे सवाल हैं जो बहुत फेमस है और अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। तरीका बहुत सिंपल होगा, जिससे आप जल्दी समझ भी जाएंगे और आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सवाल मेरे पास इस पेपर में है, आपको सवाल यहां पर दिख जाएगा। इस कॉपी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है। योग और अंतर को जोड़ दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए योग और अंतर को माइनस करके, और इस पूरा को 4 से भाग दे दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसी को सोल्व कर दीजिए। 75 प्लस 25 100 गुना 75 माइनस 25 50 और भागा 4। 4 से 25 मरतबे कट जाएगा, ये 25 बचे 25 से 125 और ये एक 0, मतलब कि इस सवाल का जवाब 1250 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी ऐसा सवाल है, सबसे पहले क्या कीजिए, योग और अंतर को जोड़ दीजिए, उसमें गुना कर दीजिए योग और अंतर को घटा करके, और पूरा को 4 से भाग कर दीजिए। आपका आंसर 1 शॉट में मिल जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, इसी बेस पे दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है। योग और अंतर को पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें गुना कर दीजिए योग और अंतर को घटा करके, योग और अंतर को घटा करके इसमें गुना कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। 16 प्लस 2 18 गुना 16 माइनस 2 14 बटे का 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 दूना का 4, 2 सते 14, 2 नमा का 18, 9 गुना 7, 9 सते का 63। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं भी ऐसा है तो इस शॉर्ट 1 शॉट में उत्तर दीजिए। आशा करता हूं आपको ये याद रहेगा। प्रश्न संख्या 3 क्या है, दो संख्याओं का लसा 240 है तथा उनका मस्सा 12 है, और यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए, दूसरी संख्या के लिए आपको क्या करना है, दूसरी संख्या के लिए आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए और एक संख्या से भाग कर दीजिए, है ना। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, ये आप ख्याल रखिएगा, इसी पे सेट कर दीजिए, है ना। 240 गुना 12, समझिएगा, एक संख्या 24 है। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, 24 दहा का 240, 12 दहा का 20 से 120, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये वैसे सवाल है ना जो अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी खासकर अपने सभी एग्जाम्स में पूछता है। तो ध्यान से समझिएगा, आप जानते हो फिर भी, और अगर आप नहीं जानते हो तो सोने में सुहागा। जानते हैं भैया तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। दूसरा जो चौथा नंबर सवाल है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। समझिएगा, यदि उसका लसा 120 है तो मसा क्या होगा। देखिए, कोई दो संख्या है जो 5:6 के अनुपात में है और इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 120 है। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, बताओ, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दो संख्या अनुपात में है और वो एक दूसरे के अविभाज्य है, कहने का मतलब ये अनुपात में है, बताइए इन दोनों एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो जो मूल संख्या होगा उसमें आप एक कुछ शामिल कर दीजिए, वेरिएबल शामिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक शामिल कर देता हूं, तो जब एक से शामिल करेंगे भैया तो जो मूल संख्या बनेगा, मूल वो हो जाएगा 5x और 6x। ये दोनों मूल संख्या हो गया, संख्या निकल गया 5x और 6x। अनुपात हटा करके उसमें कोई एक वेरिएबल को ऐड कर, आप ए बी सी कुछ भी डाल दीजिए ना, ए बी सी कुछ भी, तो मूल संख्या हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा। दूसरा जो मैं बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दिख रहा है ना x, ये इसमें क्या है, एचसीएफ है। क्या है दोस्तों, एचसीएफ होगा। क्या होगा वो, x जो होगा इसमें से वो क्या होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ होगा, ख्याल रखिएगा। अब एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का अनुपात में से क्या करना है, 5 गुना 6 गुना ये जो यहां इसमें से वेरिएबल लिए थे उसको गुना कर दीजिए, 5 6 का 30, 30x, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या करना है,
अनुपातिक संख्याओं को गुना कर दीजिए और उसमें जो वेरिएबल लिए थे उसका गुना कर दीजिए, वो संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ एलसीएम 120 ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ कितना आ गया एलसीएम संख्याओं का 30x आ गया। 30x बराबर कितना हो जाएगा 120। x जब फाइंड करेंगे तो यहां से निकल जाएगा 30 चौके 20 से 4 आ जाएगा। समझिएगा यहां क्या पूछ रहा था, एससीए पूछ रहा था, मसा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब कितना है 4। देखिए मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया है एकदम ख्याल रखिएगा। क्या है कि अगर कोई संख्या अनुपात में है तो उसमें क्या कीजिए, एक वेरिएबल को शामिल कर दीजिए। वेरिएबल मतलब क्या, चर, है ना, चर शामिल कर दीजिए, ए बी सी कुछ भी। मैंने यहाँ पे एक शामिल कर दिया तो जो संख्या मूल संख्या होगा दोस्तों वो 5x और 6x हो जाएगा। और जिस चर को आप शामिल करेंगे ना वो क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का HCF होगा, ये ख्याल रखिएगा। और एलसीएम क्या होगा, अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल और उसमें से जो चर लिखे हैं उसका गुणनफल। तो यहाँ जो अनुपातिक संख्या था 5:6 और x जो वेरिएबल लिए थे उस सबको गुना कर दीजिए तो ये आ गया एलसीएम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब। 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बाई में है, बटे में क्या है 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। कहीं भी ऐसा सवाल है तो आपको वन शॉट में जवाब कैसे देना है। देखिए अगर ये प्लस में है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब, समझिएगा अगर ये ऊपर में कहीं पर है, ठीक है ना, और ये प्लस वाले फॉर्मेट में है तो आपको करना क्या है, यहां से इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 0.7 प्लस 0.3 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इस सवाल का जवाब है। कहीं भी ऐसा है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, लेकिन याद रखना है कि ये अगर ऐसा फॉर्मेट है तभी बनेगा, समझिएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं आपको इसका बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे हुआ क्यों। ऐसे इसलिए हुआ कि आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, समझिएगा। तो अगर हम यहां पर 0.7 को ए मान लें तो ये हो जाएगा ए क्यू भैया, प्लस 0.3 को बी मान लें तो यहां पर हो जाएगा बी क्यू। बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला है ये वाला है, समझिएगा। तो इसको हमने यहां से इसको काट देंगे भैया तो यही बचेगा ना, ए प्लस बी। तो ये हम माने थे 0.7 को और बी माने थे 0.3 को, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक फॉर्मूला। देखिए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में फॉर्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और कॉन्सेप्ट का भी। तो ये अगर दोनों याद रहता है और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, फटाक से बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वही सवाल है लेकिन यहां पर क्या है ना, 0.027 दे रखा है, फॉर्मेट वही है। तो 0.027 को क्या करेंगे, 0.027 को लिख सकते हैं ना 0.3 का होल क्यूब, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0.3 का होल क्यूब। अब यहां देखिएगा इसके पहले वाला जो है 2.3 का होल क्यूब है, समझिएगा यहाँ पे 0.3 और ये है 2.3 का होल क्यूब। अब नीचे में है क्या, 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। ऐसा कहीं भी है ना, एकदम फटाक से जवाब दीजिए, क्या ये दोनों को जोड़ दीजिए बस, 2.3 प्लस 0.3 ये हो जाएगा 2.6 इज द फाइनल आंसर। देखिए माइनस रहेगा तो माइनस करना है, प्लस रहेगा तो भैया प्लस करेंगे आप। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस पर आते हैं। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। मानकर चलिए कोई दो संख्या है, x और y ले लेते हैं। x और y दो संख्या है, इनके बीच अंतर कितना है, 9 है। और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। इनके वर्गों के बीच x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 207 है। पूछ रहा है तो संख्याएं क्या है, समझिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि ये होता है, देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, यस और नो, जी हाँ। 207 ये लिख दीजिए। अब यहां से देखिए आप x प्लस वाई को निकाल लीजिए, x प्लस वाई कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए x माइनस वाई से 207 को। तो 207 x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखा है। 9 से जब इसको कटेंगे 9 दूने का 18 और 9 तेरह 27, मतलब कि संख्याओं का योग 23 आ गया और संख्याओं का अंतर 9 आ गया। इसको जब आप सोल्व कर देंगे देखिए तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 23, समझिएगा। आप ये दोनों को जोड़ दीजिए इक्वेशन को। देखिए ये मैं रैखिक समीकरण के सहायता से बना रहा हूं, तो ये जोड़िएगा तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा, x प्लस x 2x और यहाँ कितना हो जाएगा 23 और 9 32, तब x की वैल्यू कितना आ जाएगा
ये यहां से 2 से डिवाइड होगा 16, कितना हो जाएगा 16। x जब 16 है, समझिएगा x जब 16 है तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 23 माइनस 16, ठीक है ना, 23 माइनस कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना है 16, 7 हो जाएगा, समझिएगा कितना हो जाएगा 7। तो संख्याएं कितना है 16 और 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संख्याओं का योग 14 है। अब यहां देखिए योग वाला सवाल आ गया, संख्याओं का योग कितना है 14 है, संख्याओं का योग 14 है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, जानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से एक मैथ्स का शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक भी मिलेगा, और ऐसे शानदार सा वीडियो में हमेशा लेकर के आता रहूंगा, और मैथ्स की पूरी चैप्टर का सीरीज में लेकर के आऊंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का योग 14 है, ठीक है ना, x प्लस वाई कितना है 14 है 14। अब देखिए उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, वर्ग के मध्य के अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है भैया, ये है 56, ठीक है। तब यहां क्या पूछ रहा है, तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब ये पूछ रहा है भैया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए, यही करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं ना, बराबर का 56। अब देखिए संख्याओं का योग है, अंतर पता कर लेते हैं, तो अंतर यहां से कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 56 में x प्लस वाई के वैल्यू से भाग देंगे, है ना, तो x प्लस वाई का वैल्यू 14 है, 14 चौको 56। अब ये 4 आ गया, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए x माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों को रैखिक समीकरण से क्या करना, सोल्व कर देना है। तब y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x 2x, 14 4 18, x बराबर 18/2, 2 नमा का 18, देखिए 9 आ गया। जब x बराबर 9 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, x बराबर 9 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है सर, समझिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कितना 81, जोड़ 5 का स्क्वायर कितना 25, 81 जोड़ 25, 5 1 6 8 2 10, 106 आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का जवाब। समझ रहे हैं ना, आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। अगर भैया समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये 20 वैसे सवाल हैं जो अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप कुछ ना कुछ तो जहां भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है। बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखिए 4 संख्या है मानकर चलिए, और उसमें से भी कुछ दिया है, 3 संख्या का औसत 18 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। तो देखिए मानना है यहाँ पे पहली 3 संख्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहली 3 संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है ना, पहला 3 संख्या मैंने मान लिया। तो इन तीनों संख्याओं का जो औसत है x प्लस वाई प्लस जेड वो कितना है दोस्तों, औसत कितना है, वो है 18 है, ठीक है ना, 18 है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 तिहाई 54, है ना, ये 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कह रहा है ध्यान से समझिए, अंतिम 3 का औसत 16 है। तो यहां देखिए ये तो 3 संख्या होगा लेकिन पूरा तो 4 है, और अंतिम संख्या इसमें दे रखा है 19, तो इसमें अगर लिखेंगे, है ना, इसमें अगर यहाँ पे 19 लिखेंगे तो अंतिम 3 संख्या y z 19 हो जाएगा, समझिएगा। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, y प्लस जेड प्लस 19 लिखेंगे, बराबर अंतिम 3 का औसत 16 है, 16, तब यहां क्या हो जाएगा 16 गुना 3, समझिएगा। तो y प्लस जेड बराबर 16 तिया का 48, है ना, 48 माइनस 19, 18 में से 9 गया 9, और ये 3 में से 1 गया 2, 29 हो जाएगा। अब y प्लस जेड का वैल्यू 29 है, तो इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो 54 माइनस 29 कर दीजिए ना, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर 4 माइनस 2 तो हो जाएगा 25, x आ गया 25, ठीक है, x कितना आ गया 25 आ गया। तो यहां पर देखिए तो प्रथम संख्या क्या है, यही पूछ रहा था ना, तो प्रथम संख्या इसमें से x है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं भी ऐसा सवाल है ना एकदम उसको बारीकी से तोड़ दीजिए ना, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिए और आपको याद रहेगा, जितना भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो पूरी लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वही है, दोनों सेम क्वेश्चन है, 4 संख्या, इसका देखिए इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 समझे तो क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा आपसे, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, और बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 16 है। चलो देखो पहली इसमें मान लेते हैं प्रथम 3 संख्या जो है, प्रथम 3 संख्या है जो बाबू भैया, ये कितना है
x यहाँ पे a b c मान लेते हैं, प्रथम 3 संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, उसका औसत 16 है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अंतिम 3 का औसत 15 है और अंतिम संख्या 20 है, तो यहाँ पर अगर हम ये डाल देते हैं, समझ रहे ना, 20, तो अंतिम 3 का औसत 15, तो माने क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी प्लस 20 बराबर 15 गुना का 3, समझ रहे ना। तो यहां से b प्लस सी कितना निकल जाएगा सर, 15 तिया 45, और 45 माइनस 20 करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब b प्लस सी का वैल्यू 25 है तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए ना, तो एक ही वैल्यू आ जाएगा, 16 तिया 48 और माइनस 25, b प्लस सी का वैल्यू उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा ना। चलिए इतना तो छोटी छोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप परिपक्व हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो 48 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, समझिएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, प्रथम संख्या 23 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से समझिएगा। 4th रूट 5 क्यूब रूट 4 और 4th रूट 6 को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। देखो ये भैया एमटीएस में सवाल आता है, सीएचएसएल में सवाल आता है, बहुत बारी पूछा है। इसका तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला जो स्टेप इसका है कि कर्णी घात को लघुत्तम निकाल दीजिए, कर्णी घात का एलसीएम फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ जो कर्णी घात क्या है, 3 4 3 है ना। यहाँ देखिए एलसीएम निकाल दीजिए, किसका, एलसीएम, कर्णी घात का एलसीएम निकाल दीजिए। कर्णी घात कहने का मतलब षट्स का, सीरीज का, ठीक है ना। तो यहाँ कर्णी घात में क्या है, 4 3 4 है, 4 3 4 है, तो 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो करना है बाबू भैया आपको ध्यान से समझना है, अगर आप नहीं समझे ना तो इसी में लोचा है, ठीक है ना, भूल भी जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला जो नंबर है 4th रूट 5 है। अब इसको क्या करना है, 12th के रूट में बनाना है। किसमें बनाना है, 12th में बनाना है ना। यहाँ 4th है ना, यहाँ पर क्या बनाना है 12th, तो पहले 12th आप लिख दो, ठीक है, और उसके अंदर में 5 है ना, तो 5 को लिख दीजिए। अब करना क्या है, आपको इसका पावर चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 नहीं 4 चाहिए ना, इसके बराबर आप लिख रहे हैं। तो 12 को कितने से भाग करेंगे तो 4 आएगा, ऑब्वियसली आप 3 से करोगे कि 3 चौके 12, अब इसके बराबर ये हो गया। तो इसको आप सॉल्यूशन करके लिख दीजिए, 12 का 5 का पावर 3 मतलब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जो यहाँ की है ना वही आगे भी करना है, यही तो स्टेप्स है, यही याद रखना है आपको, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्यूब रूट 4 का 12 पहले रख दीजिए, ध्यान से, अंदर में 4 है ना, 4 रख दिया मैंने। अब 12 को कितने से भाग करेंगे तो 3 आएगा भैया, 4 से भाग कर दो तभी आएगा ना। अब देखिए भाग करना है नहीं, यहां पर तो इसका बराबर इक्विवेलेंट लिखना है, बराबर लिखना है। तो 4 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 16 तो 56, तो यहाँ 256 हो जाएगा। अब एक और बच गया है, एक और कौन बचा है, हाँ ये बचा है 4th का, है ना, 6th का 4th सीरीज बचा है। तो यहाँ भी वही करेंगे, हम 12 को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 12 ही मेन इसका गैंग है, ठीक है ना। तो ये यहाँ लिख दीजिए 6। अब ये 12 को कितने से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 3 से भाग करेंगे भैया, ये लिख दीजिए। अब यहाँ लिख देंगे 12, 6 का पावर 3 का मतलब क्या, 216, मैंने यहाँ पे लिख दिया 216, है ना। अब देखिए अब आसान हो गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो देखिए अवरोही क्रम में क्या, घटते से बढ़ते ना, घटते से बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इधर से, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला। तो ये किसके बराबर है, सबसे बड़ा तो यही है ना, किसके बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 4, समझिएगा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4, ये हो गया। अब इसके बाद कौन है, ये वाला बड़ा है, तो ये इसके बराबर ये है, तो यहाँ लिख देंगे 4th रूट 6। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जो बच गया वही हो जाएगा, बचा कौन, ये वाला बचा है, तो ये हो जाएगा 4th रूट 5। ये इसका अवरोही क्रम है दोस्तों, यही तरीका है, ये आपको बस याद रखना है। क्या करना है, कर्णी घात का एलसीएम फाइंड कर दीजिए, उसके बराबर क्या करना है, इक्विवेलेंट लिखना है। इक्विवेलेंट लिखने के लिए सबसे पहले आप इस सीरीज को लिख दीजिए, जो एलसीएम में है ना वही इस सीरीज में रहेगा, ठीक है ना। और क्या करना है, अंदर में जो है उसको लिख दीजिए। ध्यान से सुनिए, तीसरी बात क्या है, अगर आप यहां लिखे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में सोचना क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर यहां पुट करेंगे ताकि ये वाला नंबर आ जाए। जैसे यहां 12 है, यहां 4 चाहिए, तो 12 को 3 से जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक 4 आएगा नहीं। तो इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है और उसके बाद इन सभी का इक्विवेलेंट लिखना है। आसानी से पता कर लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। अगला सवाल है, निम्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए ये भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है ये, एसएससी के लिए, एसएससी नहीं बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। तो कर्णी घात का सवाल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए, कर्णी घात का सवाल है तो कर्णी घात का एलसीएम पहले निकालेंगे ना, कर्णी घात का एलसीएम पहले निकाल दो बाबू भैया, उसके बाद सब कुछ करना आप। चलिए मैं शुरू करता हूं सर, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 है, समझिएगा। उसके बाद क्या है, क्यूब रूट 3 है, उसके बाद क्या है 4th रूट 4 है, उसके बाद क्या है बाबू भैया, ये है आपका 6th रूट 6। अब ये जितना भी करनी है ना कर्णी घात, सबका एलसीएम कितना होगा,
अब देखिए यहां पर एलसीएम हम लिख देते हैं, एलसीएम, ठीक है, कितना 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना का 12, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब चलिए इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, 12 यहां लिखेंगे तो 2 का पावर कितना होना चाहिए, तो 2 का पावर 6 होगा, समझिएगा 2 का पावर 6 हो जाएगा, तभी ना यहाँ पे 2 होगा। अब चलिए यहां जब 12 लिखेंगे तो 3 का पावर कितना, 3 का पावर 4, अब यहां कितना, यहां जब 12 लिखेंगे तो 4 का पावर 3, यहां जब लिखेंगे 12 तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 6 दूना का 12। अब इसको सबको बराबर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ये, देखिए 2 के पावर 6 का मतलब कितना, 32 दूना 64, 64 हो जाएगा ये, बराबर यहां 3 का पावर 4 कितना, 81, यही ना। अब यहां देखिए 12, 4 का पावर 3, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64, ये हो जाएगा बराबर। अब ये 12 में देखिए 6 का स्क्वायर 36, ये 36 हो गया। अब आसान हो गया ना सर, जब आप करनी घात को समान कर लेंगे दोस्तों तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा फटाफट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपका बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। कहते हैं कि कैलकुलेशन इज द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है उसका एकदम एकदम उसका क्वेश्चन कोई भी है आसानी से बना देते हैं, बहुत जल्दी फटाफट बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा फाइंड करना है ना, निम्न नहीं सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ देखिए 64 64 दोनों तो समान है, 81 36, अच्छा 81 है ये वाला, 12th का है ना, 12th रूट 81, मतलब ये इसको आंसर नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे ये वाला है ना, क्यूब रूट 3 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, समझिएगा ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा। देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि ये थोड़ा बोरिंग टाइप का, नहीं ये सवाल इस टाइप का लोगों को बोरिंग लगता है, आप समझिए एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कहिएगा, बोरिंग सवाल है, बनाना तो पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अमन और सुमन की आयु, देखिए एज वाला ये सवाल इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हर बार पूछता है। अमन और सुमन की आयु 6:7 के अनुपात में है। अमन को भैया मैंने यहां पे लिख दिया अमन और ये है सुमन, वन शॉट में बताएंगे 6:7 है, लिख दीजिए अनुपात जिसका जहां पर है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा, तो सुमन की उम्र क्या है। आप देखिए यहां याद रखिए कि हमें सुमन का फाइंड करना है, हाँ 6 वर्ष बाद का अनुपात 15:17 है, यहां लिख दीजिए 15:17, ठीक है। कितने बाद है, 6 वर्ष बाद है भैया, मतलब ये 6 वर्ष बाद है। चलिए अब यहां से दूसरा स्टेप क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, वैसा ट्रिक है ना ये कि बहुत ही फेमस है, तिरछा तिरछी गुना, तो 17 छक्के 2 तल से 102, इसमें से माइनस कर दीजिए 15 सत्ते का 75 से 105, ये हो गया भैया इतना, ये एक बराबर क्या कीजिए, अब देखिए ये दोनों को अंतर कर दीजिए, 15 - 17 कितना, 15 - 17, यहां लिखेंगे 15 - 17, 6 वर्ष बाद जो आयु है ना उसका अनुपात 15:17 है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और इसमें से क्या कीजिए, जितना वर्ष बाद है उसको गुना कर दो भैया, ये ट्रिक बता रहा हूं, वन शॉट में बनेगा। 102 - 105 -3 बराबर 15 - 17 -2, -2 गुना 6 -12, समझ रहे ना, 3 चौके 12, ये खत्म हो गया। माफ कीजिएगा दोस्तों बीच में मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर थे और आंसर के बहुत करीब थे, वहीं से शुरू करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग आंसर के बहुत करीब थे दोस्तों, आंसर पर थे कि यहाँ पर 3 यूनिट था और यहाँ पर 12 यूनिट आया था उत्तर में, आप पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा। तो 3 चौके 12, एक इकाई का, एक यूनिट का 4 है ना। तो यहाँ पूछ किसका रहा था दोस्तों, सुमन का पूछ रहा था, तो सुमन का जो अनुपातिक जो वैल्यू है सुमन का, है ना, किसका पूछ रहा था, सुमन का पूछ रहा था। तो सुमन का जो अनुपातिक वैल्यू है 7 है, तो 7 × 4 हो जाएगा, एक यूनिट का 4 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, कितना वर्ष हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा बीच में मेरा ये चीज रिकॉर्डिंग मेरा रुक गया था, है ना। ऐसा और क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी बेस पर है, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही फेमस तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर क्वेश्चन नंबर 13 आपने समझा है तो दिल से मैं बता रहा हूं आप कभी नहीं भूलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पिंकी और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए पिंकी है ना, और किसका है ना, राहुल 5:4 है, पिंकी और राहुल का जो अनुपात है 5:4 है, समझिएगा, ठीक है ना। और 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है, कितना हो जाता है, 8:7, 9 वर्ष के बाद होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो हम लोग करेंगे है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 35, और इसमें घटाना, ये याद रखना है जो स्टेप है, 8 चौके 32, गणित में सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, स्टेप्स को याद रखना होता है, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का अंतर, तो दोनों क्या है, 9 वर्ष बाद का जो अनुपात है 8:7 है, तो दोनों का अंतर, ठीक है। और इसमें जितने वर्ष बाद ये हुआ है, ठीक है, तो 9 वर्ष बाद हुआ है, इसी को सोल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
35 माइनस 32 3, ठीक है ना। 8 माइनस 7 1, 1 गुना 9 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, मतलब 1 यूनिट में है ना 3 ईयर हो रहा है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? पिंकी का पूछ रहा है, ठीक है ना। किसका पूछ रहा है? पिंकी का पूछ रहा है। तो पिंकी का जो अनुपातिक है ना ये कितना है? 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है। तो 5 गुना का 3 15 वर्ष हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा दोस्तों। पिंकी का जो उम्र हो जाएगा 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, दबा करके कीजिएगा। देखिए बीच में छोड़कर एकदम नहीं जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट से यूनिट डिजिट फाइंड करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और एसएससी अपने प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बता देंगे ऐसा कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या है? 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 63 इंटू 3 टू द पावर 65 के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा? जनरली ऐसे सवाल एसएससी पूछता ही पूछता है, और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिएगा। इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहां है 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 63 इंटू 3 टू द पावर 65 है दोस्तों। अब ये सभी का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब सोचेंगे भैया ऐसा तो कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा बड़ा पावर है। लेकिन इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे, है ना। किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 है तो क्या करेंगे? उसके पावर को 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 4 से, 4 से। अब देखिए 71 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। 71 को क्या करना है? 4 से भाग देना दोस्तों। अब चलिए डिवाइड कीजिए इसको। 4 1 जार 4, यहां हो जाएगा 3, है ना। 4 सते का 28, ये बच जाएगा 3। अब दूसरा तरीका है ना, दूसरा स्टेप क्या है समझिएगा। जो शेष बचा है ना, इसी शेष को इकाई अंक का पावर डाल दीजिए। इकाई अंक यहां 7 था तो 7 का पावर 3, समझ रहे ना। अब चलिए दूसरी बात, यहां पे 6 है, 6 का पावर 63 है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखिए अगर किसी भी नंबर, किसी भी इकाई, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, 0 है, 6 है और 5 है, तो उसका कितना भी पावर लगा दीजिए, इकाई अंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 6 का पावर 63 है, तो यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 0 1 5 6, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, और उसका पावर कितना भी कर दो तो वो चेंज नहीं होगा, ये आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं 3 के केस में भैया। 3 के केस में, तो 3 के केस में भी वही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है और उसके पावर में जितना भी नंबर है उसको क्या करो आप? 4 से भाग कर दो। अब यहाँ 65 है, 65, तो 65 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, है ना। 4 6 24, कितना बचेगा? एक शेषफल। शेषफल यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है। तो जितना शेषफल बचेगा उस इकाई अंक का पावर आपको लगा देना है। तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब आसान हो गया ना, अब इसका गुणनफल निकालना आसान हो गया। अब देखिए 7 का पावर 3 तो 243 हो जाएगा ना, तो इसका इकाई अंक 3, समझिएगा। और 6 गुना 3, तो ये 3 गुना 6 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 3 54, 54। अब 54 का इकाई अंक कितना है? 4 है। यूनिट डिजिट 4 है इसका, मतलब ये टोटल का यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी है। ऑप्शन नंबर डी है। कहीं भी ऐसा सवाल है ना, तो ध्यान से समझ लीजिए। कहीं भी ऐसा सवाल है फटाक से उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये यूनिट डिजिट पे बहुत ही एक अलग से कॉन्सेप्ट में वीडियो बना दूंगा, वहां पर आप आसानी से और समझ लेंगे, वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर ये कितना, ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन पे मैंने बताया, और भी कॉन्सेप्ट है इस पे, तो आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्या कहता है? यदि पी क्यू से 25% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में, है ना, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछता है और आने वाले टाइम में भी पूछेगा। चलिए, तो इसमें आपको करना क्या है? जो प्रतिशत वाला संख्या है, प्रतिशत वाला संख्या क्या है यहाँ पे? देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देना है। पी क्यू से 25% कम है, इसका मतलब यहां पर प्रतिशत वाला संख्या को ऊपर रख दीजिए। 25% है ना, तो 25 को ऊपर रख दीजिए, और नीचे में जितना प्रतिशत कम है उतना नीचे में लिख दीजिए। 25% कम है मतलब 100 माइनस 25, यही होगा ना। यहां से 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में बताना है भैया। चलो अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे का 75 गुना 100। अब समझिएगा 25 दिया 75 और 100 बटे 3 का मतलब 33.33%। मतलब कि बी आना, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू पी से 33.33% क्या है? अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझिएगा। और ऐसा प्रश्न कहीं भी आता है ना, वन शॉट में बनाइए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या है? अधिक है। यहां करा यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा ही क्वेश्चन होता है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रश्न के प्रथम पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट है, उसी पर आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए 50% अधिक का मतलब प्रतिशत वाला संख्या को ऊपर रखना है आपको, ख्याल रखिएगा। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको ख्याल रखना है, एकदम सेट कर लीजिए कि प्रतिशत वाला संख्या को
ऊपर रखना है, तो मैंने ऊपर रख दिया। और जितना प्रतिशत अधिक है नीचे रख दीजिए। तो 50% अधिक का मतलब कितना हो गया, 100 + 50, यही कीजिएगा ना कि और कुछ कीजिएगा नहीं। 50 बटा कितना हो जाएगा, 50 है ना, 50/150 इंटू 100। अब यहां देखिए 50 से ये कट जाएगा 3 मरतबे, अब 100/3, यही आंसर आ जाएगा ना, यही आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है सर, इसमें ऑप्शन नंबर डी है भैया, यहां हो जाएगा डी। समझिएगा, कहीं भी ऐसा सवाल है वन शॉट में उड़ा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा सवाल है जो आप देख लेंगे और मैं बता दूंगा तो एक बार में समझ जाइएगा अभी, और आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य क्या कर रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। क्या है, 15 वस्तुओं के, है ना, 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है दोस्तों, 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, ठीक है ना, 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। पूछ क्या रहा है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। इसमें मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि बिल्कुल आसानी से आप समझ भी जाएंगे और आपको बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे और बहुत दिन तक आपको याद रहेगा भैया। चलो देखो आप, 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य, इसमें आपको पहले ट्रिक बता देता हूं। देखिए यहां पर इसको मान लो आप ए, क्या मान लो ए, और इसको मान लो आप बी, ठीक है। कंडीशन बता रहे हैं आप, दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए अगर यहां पर बी जो है ना, ए लेस देन बी होगा, मतलब कि इस तरीके से होगा, ए बी से कम होगा तब हानि होगा भैया। क्या होगा, हानि। जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, यहां करना है b - a/b × 100। समझिएगा, अब यहां देखिए क्या करेंगे, b कितना है आपका 15 है, 15 - 10 कर देंगे, अब बटे का 15 × 100, ये कितना हो जाएगा, सोल्व कीजिए इसको। 15 - 10 5, 5 बटे का 15 × 100, 5 तिया क्या 15, 100/3 का मतलब 33, है ना, 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कंटिन्यू जो इसका आंसर आ रहा है सब का वही आ रहा है। अब इसको मैं बेसिक से थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिएगा ऐसे सवाल में, ठीक है ना, और एक और बातें बता देता हूं। देखिए ये तो पहला कंडीशन हो गया, अब ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि जहां पर ए बी से बड़ा होगा, तो जहां पर ए बी से बड़ा है वहां लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, ये ख्याल रखिएगा। चलिए मैं बेसिक बताता हूं। ऐसे सवाल में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्रयमूल्य को मान लेना है, तो माना कि क्रयमूल्य कितना है, 1 रुपया है, क्रयमूल्य 1 रुपया मान लिए, तो 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 15 का क्रयमूल्य, 15 का जो क्रयमूल्य हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। समझिएगा, ठीक है। अब 15 का जब क्रयमूल्य निकाला है तो 15 का विक्रयमूल्य भी निकालिए। क्यों निकालेंगे आपको समझाते हैं। 15 का जो विक्रयमूल्य होगा, देखिएगा 15 का विक्रयमूल्य 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तु का क्रयमूल्य, तो एक वस्तु का 1 रुपया, तो 10 का कितना, 10 रुपये ना भैया, तो यहाँ पे 10 रुपया हो गया। चलिए अब ये देखिए दोनों समान हो गया, दोनों वस्तु को समान करना है और फाइंड करना है 1 सेकेंड में। अब देखिए क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों है, तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से ज्यादा है भैया, तो क्या होगा यहाँ पे, हानि ही होगा ना। समझिएगा, तो हानि होगा तो हानि में क्या करेंगे, 15 - 10 करेंगे, और हानि प्रतिशत निकालिएगा तो हानि बटा क्रयमूल्य 100 हो जाएगा, वही तो है। चलिए आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो एक क्षेत्रमिति का सवाल है, बहुत बार पूछता है ये। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अंतःवृत्त कहें तो इन सर्कल, है ना, इन सर्कल। चलिए देखिए यहाँ पे ये बातें आपको फिगर से समझाते हैं कैसे होगा मेंसुरेशन के इस सवाल को 1 शॉट में आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, आप समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी जरूरत है दोस्तों, ठीक है, ये मेरी जरूरत है, और आपको एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो एटलीस्ट कम से कम एक हेल्प कीजिए, ताकि हेल्प करने से हमारा भी ये हमारा चैनल का ग्रोथ हो और लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब यहां आते हैं, देखेंगे समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या, समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर है। समझिएगा यहाँ पे, है ना, कि अंतःवृत्त, इसके अंदर एक वृत्त बना है, क्या बना है भैया, वृत्त बना है बाबू भैया, देख लो। अब ये हो गया, समझिएगा, तो इसी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो इसके लिए कुछ तो दे रखा होगा, हाँ 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या इसका साइड 6 सेंटीमीटर। समझिएगा, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को रेडियस की जरूरत पड़ेगा, तो इसका पहले रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू भैया, रेडियस। देखिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि इसका रेडियस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा इसका जो रेडियस होता है अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है r, वो होता है साइड, है ना, साइड बाई होता है 2√3 होता है।
ये याद रखना पड़ेगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, फॉर्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, तो ये आपको क्रैम करना है, रटना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए यहां पर कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और भी तरीका हो सकता है, ठीक है ना, वो मैं आगे डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए साइड यहां पर 6 है तो 6/2√3। अब यहां पे 2 से यहां ये 6 3 मरतबे कटेगा तो 3√3 सेंटीमीटर अब रेडियस आ गया। अब अंतःवृत्त का है ना क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। आर कितना है 3√3 आर स्क्वायर, यहां देख लीजिए √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है ना, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 3 पाई, तो 3 पाई है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका होता है लेकिन थोड़ा सा वो लंबा है, लेकिन आपको अगर ये याद है ना तो फटाक से बना देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देख करके जाइएगा। एक पहिया की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए इसे कितना चक्कर घूमना पड़ेगा। देखिए ये पहिया वाला सवाल है ना, चक्कर वाला सवाल है ना, लोगों को चकरा देता है। करना क्या है आपको, ध्यान से समझिए, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए ये पहिया है, समझिएगा पहिया है, जब पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। भैया क्या करता है, जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है, मतलब एक चक्कर में 2 पाई आर, समझिएगा। तो यहां पर एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, समझिएगा ये 2 पाई आर। अभी हम लोगों को करना क्या है, यहां चक्करों की संख्या निकालना है, चक्रों की संख्या, ठीक है ना, चक्रों की संख्या। ये क्या हो जाएगा चक्रों की संख्या, देखिए अब आप घर पे चक्का घुमाते रहिएगा और निकालते रहिएगा, देखिए कैसे हो जाएगा चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या के लिए भैया आपको करना क्या है, कुल दूरी है ना, पहिया द्वारा तय की गया कुल दूरी, तो यहां लिख देंगे कुल दूरी बटा क्या, कुल दूरी बाई है ना एक चक्कर, तो 2 पाई आर, इसको 2 पाई आर से डिवाइड कर दीजिए ना। अब चलिए इसको सोल्व कर दीजिए, कुल दूरी 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर का उसको क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो ये 1000 से गुना करेंगे तो मीटर, और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है सर, आर देख लीजिए 25 सेंटीमीटर है, तो 25 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए कितना आता है, 25 चौके 100, देख करके जाइएगा। अगर आंसर आपका आ गया है तो कमेंट में बता दीजिए, है ना, कमेंट में बताइए, है ना। देखिएगा यहाँ पे 2 दूना का 4, 11 दूना का 22, और 2 से 2 ये खत्म हो गया, ये 7 नीचे जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो ऊपर में 1000 और ये गुना 7, 7000 चक्कर लगाएगा। जब ये है ना 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 7000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था 20 इंपॉर्टेंट सवाल, फेमस सवाल, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आएगा भी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो अगर इस टाइप से सवाल कहीं भी पूछे जाएंगे तो आप नहीं भूलिएगा और जा करके बना करके भी आइएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको जो कुछ भी मुझसे पूछना है, जो भी सवाल ऐसा है अगर पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी सवाल आपका हो मैं आपके लिए यहाँ पर रेडी हूँ। ऐसे मैं सीरीज लेकर के आता रहूंगा। तो मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम मेरा आप सभी से निवेदन है कि कम से कम प्लीज 2 लोगों के जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद।